हेलो डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ ब्लड ग्रुप्स। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था आरबीसीज़ के बारे में, डब्ल्यूबीसीज़ के बारे में और प्लेटलेट्स के बारे में। तो ये पाए कहाँ जाते हैं, हमने कंपोनेंट्स रीड कर लिए। किसके कंपोनेंट्स रीड किए थे? ब्लड के। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द ब्लड ग्रुप्स। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए टोटल ब्लड ग्रुप्स कितने होते हैं। ठीक है, तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग की अगर बात करें तो उसमें बेटा मेन, हाँ जी, 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं। 4 टाइप के कौन कौन से? ओ, ए, बी, ए बी। ठीक है जी, ये 4 ब्लड ग्रुप्स पाए जाते हैं ब्लड के अंदर। ओके तो ये टेबल है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये टेबल में बताया क्या गया है वो मैं डिस्कस कर रही हूँ आज। सबसे पहले ब्लड ग्रुप ए की बात करें तो एक होता है बेटा एंटीजन, एक होता है एंटीबॉडीज़। एंटीजन क्या होता है? कोई भी फॉरेन पार्टिकल। ठीक है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल, तो वो बाहर से आता है मेनली। ठीक है, और एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? जो हमारी बॉडी के अंदर उस एंटीजन के अगेंस्ट कोई प्रोटीन बन रहा है, कोई बॉडी बन रही है, दैट इज़ एंटीबॉडीज़। ठीक है, इस वीडियो को दोबारा सुन लेना बेटा, एंटीजन और एंटीबॉडीज़ का मतलब। तो जो ब्लड ग्रुप ए है, ए जो आरबीसीज़ के ऊपर, ठीक है, ब्लड ग्रुप ए है तो उसके ऊपर एंटीजन्स भी पाए जाते हैं। आरबीसीज़ की सरफेस पे एंटीजन्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये ए ब्लड ग्रुप के ऊपर ए एंटीजन ही पाया जाएगा। ठीक है, तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ होएगी जो वो ए नहीं बनेगी बेटा, बी बनेगी, क्योंकि एंटी बनेगी उसके। ठीक है, ए होगी तो बिल्कुल सेम हो गया, कोई रिएक्शन नहीं होएगी। ठीक है, तो एंटीबॉडीज़ कौन सी आएगी? एंटी बी। ठीक है, अगर हम बात करें बी ब्लड ग्रुप की तो एंटीजन तो सेम पाया जाता है, मैंने बताया जैसे। ठीक है, बी होएगा और उस पर एंटीबॉडी कौन सी आएगी? ऑब्वियसली एंटी ए। ठीक है जी। थर्ड ए बी। ए बी में एंटीजन कौन से पाए जा रहे हैं? ए बी के ही पाए जाएंगे, लेकिन इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी। अगर हम बात करें ओ पे कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता, इसीलिए उस पर एंटीबॉडीज़ कौन सी आ सकती हैं, कौन सी रिएक्शन करेंगी आके? एंटी ए और बी। तो यहाँ पे आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पे एंटीबॉडीज़ नहीं बन रही, क्यों? ऐसा क्या? इसका रीज़न नीचे है। आप बोलते हो ना जो ओ ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल डोनर है। यूनिवर्सल डोनर है मीन्स वो सभी को दे सकता है अपना ब्लड ग्रुप। तो अगर उसकी सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं है तभी वो सभी को दे सकता है और उसकी बॉडी में कोई भी हार्म नहीं होएगा, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आएंगी। ठीक है जी, ये रीज़न है उसका। समझ आ गई बेटा बात? नेक्स्ट ए बी ओ ब्लड ग्रुप है, उसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट। मीन्स वो किसी भी ब्लड ग्रुप से रिसीव कर सकता है। क्यों रिसीव कर सकता है? दिस इज़ द रीज़न। क्यों? क्योंकि उसकी अंदर कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं पाई जाती। ठीक है, तो ओ यूनिवर्सल डोनर होता है जैसे कि आपको पता है, और ए बी है जो वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। रीज़न क्यों? ओ पे कोई एंटीजन नहीं होता और ए बी के अगेंस्ट कोई एंटीबॉडीज़ नहीं बन सकती। ठीक है जी। ये था हमारा ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज का ये। वैसे चैप्टर आपका बहुत ही नॉलेजेबल है और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हायर क्लासेस के लिए। ओके जी। नेक्स्ट इज़ बेटा आर एच ग्रुपिंग। अब सॉरी, हाँ जी, आर एच ग्रुपिंग। अब बोलते हो कि हमारा ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, ए बी पॉजिटिव है, ठीक है, बी पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव। मीन्स जो आप पीछे बोलते हो ना पॉजिटिव नेगेटिव, ये कैसे आया, कहाँ से आया? ठीक है, ये क्यों होता है वो डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो एक बार रेहसिस मंकी को लिया। रेहसिस मंकी इज़ अ साइंटिफिक नेम ऑफ मंकी। ठीक है जी। और वो उसका ब्लड और उस हमारा ब्लड ह्यूमन बींग्स का ऑलमोस्ट सेम है, 80% सेम है। तो रिसर्च जो हुई थी उसका ब्लड लेके रिसर्च की गई थी। तो वहाँ से जब एक्सट्रैक्ट किया तब उनको पता चला कि हमारे ब्लड ग्रुप के अंदर एक आर एच ग्रुपिंग भी होती है, एक आर एच एंटीजन भी पाया जाता है।
ठीक है। तो 2 टाइप के थे वो, RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव। ठीक है, उन्होंने देखा कुछ इंडिविजुअल्स में RH पॉजिटिव पाया गया है और कुछ इंडिविजुअल्स में RH नेगेटिव पाया गया है एंटीजन। तो जो RH पॉजिटिव होता है उसमें क्या होता है, RH एंटीजन अगर तो प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे RH पॉजिटिव। अगर वो RH एंटीजन किसी में एब्सेंट है तब उसको बोलेंगे RH नेगेटिव। ठीक है जी। तो ये जो आपका ब्लड ग्रुपिंग है, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव, ये किसकी वजह से होता है, RH की वजह से। ठीक है, तो RH पॉजिटिव है एक, वो डोमिनेंट है, डोमिनेंट कैरेक्टर बोल सकते हैं हम उसको, और जो RH नेगेटिव है वो रिसेसिव है। ठीक है, अगर किसी के अंदर दोनों एलील्स पॉजिटिव पॉजिटिव होंगी तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, अगर नेगेटिव है तो वो नेगेटिव बन जाएगा। अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तब क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि ये RH पॉजिटिव है जो वो डोमिनेंट एलील है, और जो नेगेटिव है ये RH नेगेटिव है और वो रिसेसिव एलील है। तो पॉजिटिव एलील अपना करैक्टर है जो वो एक्सप्रेस कर देती है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? ओके। तो यहाँ पे एक नेक्स्ट एग्जांपल दी गई है, वो एग्जांपल क्या कहती है वो डिस्कस करते हैं हम। तो क्या होता है बेटा, जो प्रेग्नेंट मदर होती है, ठीक है, उसके केस में क्या होता है, तो उसकी जो बॉडी में है वो फीटस, ठीक है, तो मदर का सपोज नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, ठीक है, और जो फीटस है उसका है पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। ध्यान से समझना इस बात को, ये रहा बेटा यहाँ पे। ठीक है, प्रेग्नेंट मदर है, उसके अंदर नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है, और जो फीटस है वो RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है उसमें। ठीक है, तो कई बार ये भी बोलते हैं, आपने शायद सुना होगा, जो आगे जाके कहीं भी सुनोगे, जो नेगेटिव, जिन फीमेल्स का नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है उनको काफ़ी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, उनको मतलब जो मैरिज होती है वो बड़े ही केयरफुली तरीके से करनी चाहिए, लेकिन आजकल तो काफ़ी टेक्निक्स की वजह से ये प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। ठीक है, समझते हैं हम क्या होता है। जो RH नेगेटिव होती है मदर, उसके अंदर फीटस है RH पॉजिटिव, नो डाउट फर्स्ट डिलीवरी है जो वो नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन जो फर्स्ट डिलीवरी होती है इससे पहले फीटस के अंदर जो ब्लड ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप क्या है, एक मिनट, ये सपोज मदर है बेटा और ये इसके अंदर फीटस है। ठीक है, तो इसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव, ठीक है, किसी और कलर से शो करते हैं, एक मिनट, हाँ जी, इसका नेगेटिव और इसके अंदर पॉजिटिव। क्या होता है जब मदर के अंदर नेगेटिव ब्लड ग्रुप और फीटस के अंदर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, ठीक है, तब क्या होएगा, इसके अंदर क्या होता है बेटा, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, जैसे ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है फीटस का, तो मदर की बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बनना स्टार्ट हो जाती हैं उसकी एंटी। ठीक है, जब उसकी एंटीबॉडीज़ बनना स्टार्ट हो जाती हैं तब बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। फर्स्ट डिलीवरी नॉर्मल हो जाती है, लेकिन जो नेक्स्ट प्रेगनेंसीज होती हैं, उसकी नेक्स्ट प्रेगनेंसी होएंगी, सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज, वो नॉर्मल नहीं हो पाएंगी। ठीक है, जैसे ही फर्स्ट बच्चे की फीटस की डिलीवरी हुई, उसी के बावजूद उसको क्या करना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा इंजेक्शंस लेने पड़ेंगे। मींस जो एंटीबॉडीज़ उसकी बॉडी के अंदर बन रही थी उसी का इंजेक्शन लेना पड़ेगा ताकि वो एंटीबॉडीज़ को ख़त्म किया जा सके। क्योंकि अगर वो एंटीबॉडीज़ को हम ख़त्म नहीं करेंगे जो उसकी बॉडी में है, तो फिर क्या होएगा, नेक्स्ट डिलीवरीज नॉर्मल नहीं होंगी। ठीक है, तो जब वो इसके होता क्या है, जब मदर के अंदर एंटीबॉडीज़ बनना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है, अपोजिट ब्लड ग्रुप होने के बावजूद, तब उसको जो फीटस है उसको काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, उसको अनीमिया भी हो सकता है, ठीक है, जॉन्डिस हो सकता है, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। मतलब जो फीटस है वो नॉर्मल नहीं है, उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। क्यों प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मदर का नेगेटिव ब्लड ग्रुप था और फीटस का पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, दोनों का एंटी हो गया। तो इस अपोजिट ब्लड ग्रुप के कारण जो मदर है उसकी बॉडी के अंदर
एंटीबॉडीज़ बनना स्टार्ट होगी, जिसकी वजह से फीटस को खतरा होता है। तो इमीडिएटली जब वो अगर नेक्स्ट टाइम के लिए वो इस चीज़ को अवॉइड करना चाहती है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस को बचाना चाहती है कि ना हो सके, तब उसको क्या लेनी पड़ेंगी, इंजेक्शंस लेनी पड़ती हैं। उन इंजेक्शंस में क्या होता है, जो एंटीबॉडीज़ बन रही हैं उसके अगेंस्ट कोई anti-RH एंटीबॉडीज़ इंसर्ट किए जाते हैं, ताकि वो प्रॉब्लम है जो नॉर्मल हो सके। ठीक है बेटा। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक। हाँ जी, नेक्स्ट इज़ कोगुलेशन ऑफ ब्लड। कोगुलेशन ऑफ ब्लड में क्या बताया जाता है, किसी पर्सन की इंजरी होगी, ठीक है, या एक्सीडेंट हो गया, उस समय क्या होएगा सॉरी बेटा, उस समय क्या होएगा, उसको काफ़ी प्रॉब्लम आएगी, ब्लीडिंग होएगी, ठीक है। लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है, ये ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है, ठीक है, स्टॉप हो जाती है। क्यों स्टॉप हो जाती है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर क्या होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं। तो वो प्लेटलेट्स क्या करती हैं, ऐसे क्लॉटिंग, ऐसे ना क्लॉट होता है जो ऐसे बनना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है, वो बिल्कुल सही हो जाती है और ब्लीडिंग है जो वो स्टॉप हो जाती है। ठीक है, ये तो हमें पता है, वो तो फिज़िकल हो गया। तब हमारी बॉडी के अंदर क्या चल रहा होता है, ऐसे कौन से फैक्टर हैं, ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से ये क्लॉट बन जाता है और क्लॉटिंग हो जाती है और ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। ऐसा क्या चल रहा है हमारी बॉडी के अंदर, वो देखते हैं हम। ये देखिए, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं वो? सबसे पहले तो ये देखिए, कैल्शियम आयंस हैं जो वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्लॉटिंग के रोल में, ठीक है। तो प्रोथ्रोम्बिन है, हाँ जी, प्रोथ्रोम्बिन है, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो रहा है। ये क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर्स है। मींस जब ब्लीडिंग हो रही है तब हमारी ब्लड के अंदर ये फैक्टर्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन जब थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है, यहाँ पर आपने बेटा एंजाइम राइट करना है, दैट इज़ थ्रोम्बोकाइनेज। तो प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है, किसी एंजाइम की प्रेजेंस में ही वो फैक्टर कन्वर्ट होएगा। तो वो कौन सा एंजाइम है बेटा, थ्रोम्बोकाइनेज, ठीक है। तो उसी के बावजूद जो फिब्रोनोजन है, फिब्रोनोजन मोनोमर में कन्वर्ट हो जाएगा। किसकी प्रेजेंस में, एक एंजाइम होता है दैट इज़ थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में ये फिब्रोनोजन मोनोमर में कन्वर्ट हो जाता है। या आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो बेटा, फिब्रोनोजन डायरेक्टली, यहाँ पे फिब्रोनोजन मोनोमर ना लिख के फिब्रिन लिख सकते हो, ठीक है, फिब्रिन्स। तो फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है, किसकी प्रेजेंस में, थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में। तो फिब्रिन क्या करते हैं, फिब्रिन बिल्कुल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं और वही सेम स्ट्रक्चर बना देते हैं ऐसा, और जिसकी वजह से वो क्लॉट बन जाता है। तो अगर किसी ने शॉर्ट करना है तो बेटा ये राइट कर लो आप, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर दो, लिख दो यहाँ पे एंजाइम का नाम, एक मिनट दोबारा बताती हूँ, हाँ जी, ये लिख दो, प्रोथ्रोम्बिन लिख दो, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर दो कैल्शियम आयंस की प्रेजेंस में, और यहाँ पे क्या लिख दो बेटा, एंजाइम का नाम। फिर फिब्रोनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, फिब्रिन में कन्वर्ट करके किसकी प्रेजेंस में, थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा डिटेल में जाके देखें तो क्या होता है बेटा, फिब्रोनोजन पहले मोनोमर में कन्वर्ट होता है, फिर मोनोमर एक एक धागे से कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में वो फाइबर्स बनते हैं, फिब्रिन फाइबर्स, बहुत ज़्यादा फाइबर्स बन जाते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, जो थ्रोम्बिन वहाँ पे एक्ट कर रहा था वो थ्रोम्बिन आगे यहाँ पे फिब्रिन फाइबर्स के ऊपर भी एक्ट करेगा, जिसकी वजह से क्रॉस लिंक्ड फिब्रिन फाइबर्स बन जाते हैं। वो जो क्लॉट बनता है वो बन जाता है ये लास्ट में, ठीक है। अगर कोई बच्चा डिटेल में करना चाहता है बेटा तो ये सारा नोट कर सकता है, अगर कोई थोड़ा सिंपल वे में करना चाहता है तो वो यहीं तक छोड़ सकता है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सभी ने ध्यान से करना है बेटा। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ नहीं समझ आ रहा, तो आप पूछ सकते हो बेटा एनी टाइम। ओके, थैंक यू सो मच।